दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फखर में कुछ आमदद। लेकिन जनाब इमरान अहमद खान न्याजी और उनकी अहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी पर जुर्म कैसे साबित हुआ, अदालती फैसले की अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। और इस फैसले में जज जनाब नासिर जावेद राना ने इस केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की इन्वॉल्वमेंट को किस तरीके से वाकयाती शहादतों और दस्तावेजी सबूतों की रोशनी में इस्टेब्लिश किया, यह बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि इस मामले में जज साहब ने जो तरीकाकार इख्तियार किया है मुजरमान को सजा देने का, वो ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, बल्कि हर एक नुक्ते की इतनी इस जजमेंट के अंदर जज साहब ने ना सिर्फ उसकी तफसील को बयान किया है, बल्कि इमरान खान को मुजरम साबित करने के हवाले से एक ऐसे नुक्ते का भी इंकशाफ किया है जो ना सिर्फ इस केस के लिए अहमियत का हामिल है, बल्कि इमरान खान की लीगल टीम के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने आप को इस पूरे के पूरे अमल में से इमरान खान को बेगुनाह करार देकर बाहर निकालने में भी बहुत ही ज्यादा दुश्वारियां साबित होंगी। मिसाल के तौर पर इस फैसले में करार दिया गया है कि 4 मार्च 2021 को डोनेशन कबूलियत की दस्तावेज पर इमरान खान और बुशरा बीबी के दस्तखत इस बात का सबूत है कि ये इमरान खान की अपनी ऑफिशियल पोजीशन से तजावुज था। यानी इमरान खान ने बतौर वजीर आजम अपने इख्तियारात से तजावुज किया था इस डीड के ऊपर दस्तखत करते हुए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं जिसने डोनेशंस को कबूल करना है, और प्राइम मिनिस्टर के किसी भी ट्रस्ट के ट्रस्टी होने का नतीजा ये होगा कि वहां पर जो फंड्स का इनफ्लो है वो बाकी तमाम ट्रस्ट की निस्बत ज्यादा हो जाएगा। और उसके साथ साथ इस जजमेंट के अंदर इस बात का भी जिक्र किया गया कि ना सिर्फ ये ट्रस्टी थे इमरान खान और बुशरा बीबी, बल्कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों इस ट्रस्ट यानी अलकादर ट्रस्ट के लिए जो अकाउंट बनाया गया था उसमें ये दोनों अकाउंट होल्डर भी थे। यानी ये मुश्तरका अकाउंट चलाते थे और इन दोनों के दस्तखतों के साथ ही चेक्स को कैश किया जाता था। यानी ये ट्रस्ट इमरान खान और बुशरा बीबी ना सिर्फ ऑपरेट कर रहे थे, बल्कि उसके बैंक अकाउंट के ऊपर भी इन दोनों के ही दस्तखत वैलिड होते थे। और जैसे आपने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि अपनी जजमेंट में कि जनाब यही एक नुक्ता इमरान खान को इख्तियारात से तजावुज का मुजरिम करार देने में काफी है, क्योंकि जिस ट्रस्ट की बात की जा रही है वो ट्रस्ट की ऑफिशियल तश्कील से पहले ही अकाउंट्स के अंदर जनाब फंड्स की जो वसूली है इसका अमल शुरू हो चुका था। यानी ट्रस्ट अभी तश्कील नहीं पाया था और फंड रेजिंग के लिए जो फंड्स थे वो आ रहे थे, और फंड्स भी किसी और तरफ से, यानी 10-10, 15-15, 20-20 लोगों की तरफ से नहीं, बल्कि एक ही शख्सियत की तरफ से आ रहे थे। और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब थे। ये एक ऐसा नुक्ता है जो इमरान खान की इस सजा को आला अदालतों से वैलिडेट कराने के लिए काफी है। इस केस के अंदर जहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इमरान खान के लिए मुस्तकबिल के अंदर मुश्किल का बायस बनने जा रहे हैं, और वो इस फैसले को वैलिडेट कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इन तमाम नकात को, मजीद नकात को आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इमरान खान की। क्योंकि इमरान खान आज इस केस में जिस वक्त वो समात के लिए आए, जो कि आज जजमेंट डे था, और इस जजमेंट डे पे इमरान खान साहब का खुद इसमें मौजूद होना, पेश होना जरूरी था, लिहाजा इमरान खान और बुशरा बीबी जिस वक्त ये फैसला सुनाया जा रहा था वहां पर मौजूद थे। इमरान खान ने इस केस का फैसला सुनाए जाने से पहले मीडिया के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जज साहब ने जो फैसला सुनाना है इसका मुझे बखूबी अंदाजा है, और मैं नहीं चाहता कि इस मौके पर फैसला सुनाने से पहले मैं कुछ तफसीलात इससे आगाह करूं। और इमरान खान उस वक्त जरा हल्के फुल्के मूड में भी नजर आए, और इमरान खान किसी हद तक तनाव का शिकार थे। और ये तनाव का शिकार होना एक ऑब्वियस सी बात है, बंदे को जितना मर्जी पता हो कि जनाब मैं ऑलरेडी जेल में हूं, मुझसे जेल से ज्यादा आगे कहां पे लेके जाएंगे। लेकिन इमरान खान को चूंकि इस बात का अंदाजा था कि मेरे साथ साथ अब बुशरा बीबी भी जेल काटेगी, और यही वो नुक्ता था जिसने इमरान खान को परेशान किए रखा था। फैसला सुनने के बाद इमरान खान एग्रेशन का शिकार हुए, और इमरान खान ने एक मरतबा फिर फैसला सुनाने के बाद भी मीडिया के साथ गुफ्तगू की, और इस मौके पर इमरान खान की तरफ से बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव लब्बो लहजे का इस्तेमाल किया गया। और उन्होंने एक मरतबा फिर 1971 की गर्दान की, एक मरतबा फिर याहिया खान की गर्दान की गई, और फिर एक मरतबा फिर मौजूदा सूरत हाल को 1971 के वाकयात के साथ तशबीह देकर इस बात का इशारा किया गया कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ना सिर्फ बहुत ज्यादा खराब है, बल्कि मौजूदा जो पोलिटिकल या
अस्करी रजीम है, ये पाकिस्तान के मामलात को संभालने के लिए कतई तौर पर एलिजिबल नहीं। इमरान खान ने अपनी इस मीडिया गुफ्तगू के बाद अपने ट्विटर हैंडल को भी एक्टिव किया और इस पर एक अग्रेसिव किस्म का ट्वीट भी सामने आया, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट में इमरान खान ने एक मरतबा फिर इस बात का इजहार किया कि मैं कौम से कहता हूं कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े। पाकिस्तान में 1971 की तारीख को दोहराया जा रहा है। यहिया खान ने भी मुल्क को तबाह किया और आज भी डिक्टेटर अपनी आमरीयत को बचाने और अपनी जात के फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहा है और मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा किया गया है। आज अलकादर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख को मजीद तबाह किया है। जो जज आमरीयत को सपोर्ट करता है, इशारों पर चलता है, उसे नवाजा जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए हैं, उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसला देना है। यानी इमरान खान ने वो एक मरतबा फिर जो सूरत हाल है उसको वापस उसी पोजीशन पर ले गए हैं जहां इससे पहले थी। जो एक मुलाकात जिसका कल से बहुत ज्यादा चर्चा किया जा रहा था कि जनाब बैरिस्टर गौहर खान ने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात कर ली है, अब सत्य कह रहे हैं, अब दूध और शहद की नहरें इमरान खान के लिए बहेंगी। लेकिन इसी एक फैसले ने इस सारी सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर रिवर्स कर दिया है और इसी वजह से ये जो फैसला है ये ना सिर्फ बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान की तरफ से इस वक्त जो लबो लहजा इख्तियार किया गया है वो मुज़ाकरात के रास्ते में भी रुकावट होगा। अगरचे इसी मीडिया टॉक में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने मुज़ाकरात के अमल को जारी रखने का इशारा दिया है। अलबत्ता उन्होंने इस बात के लिए एक डेडलाइन का तयन भी कर दिया है कि 7 दिन के अंदर अगर गवर्नमेंट की तरफ से 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया जाता तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, हम मुज़ाकरात के सिलसिले को कॉल ऑफ कर देंगे। और फिर उसके लिए अगली वजह यह बनती है कि इमरान खान ने 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाने के लिए कॉल ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दी है। इसका मतलब यह है कि इस फैसले और उसके बाद ये मुज़ाकरात की नाकामी और इंतखाबी धांधली, इन तीनों चीज़ों को एक मरतबा फिर इकट्ठा करके 8 फरवरी को कोई नया सीन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। अलबत्ता जहां तक इस फैसले का जिक्र है जिसका मैंने अभी आपकी खिदमत में तमाम कुछ अहम पॉइंट्स रखे हैं, उसी फैसले में इस बात का जज साहब ने अपने पॉइंट्स में बार बार इस बात का इजहार कर रहा हूं कि जज साहब ने 150 सफ़ात का फैसला लिखा है जिसके अंदर 134 पॉइंट्स उन्होंने फैसले की जुजियात में बयान करने में गुजारे हैं। इसका मतलब यह है कि जज साहब ने अपने तई कोई एक ऐसा पहलू खाली नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने इतने इस फैसले में इमरान खान को सजा देने की जो लॉजिक्स हैं उसको डेवलप करने में ना गुजारा। और इसी फैसले के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इमरान खान ने जो काबीना का इजलास बुलाया था जहां पर एक बंद लिफाफे की मंजूरी ली गई थी तो वो भी बुनियादी तौर पर बादियों नजर में चीटिंग के मुतरादिफ है। अब चीटिंग का मुतरादिफ होने का मतलब यह है कि चीजों को छुपाया गया, काबीना अरकान से छुपाया गया और फिर इस मकसद के लिए जो गवाहियां हैं जिसके अंदर साबिक काबीना के अरकान की गवाहियां हैं जिसमें परवेज खटक जो उस वक्त के सीनियर मिनिस्टर थे, वजीर दिफा थे, उनकी गवाही है, फैसल वाउदा की गवाही है, फवाद चौधरी की गवाही है, इस तरह के बहुत सारे लोगों की गवाहियों को कोट किया गया और यह बात बताई गई कि वहां पर किस किस तरीके से गवाहियों को इस्टेब्लिश किया गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान के आजम खान, उनकी गवाही, मतलब इसका मतलब यह है कि हर एक चीज को एक वाकयाती तनाजुर के साथ साथ दस्तावेजी शवाहद के साथ जोड़कर जज साहब ने अपनी लॉजिक्स को डेवलप किया है इस सजा देने के लिए। इस फैसले के अंदर जज साहब ने इस बात को भी तहरीर किया है कि यह महज एक सिंपल मुकदमा नहीं है, ये एक वाइट कॉलर क्राइम है और इस वाइट कॉलर क्राइम के लिए जो शवाहद को इकट्ठा किया जाता है इसमें किसी तरह का तजाद हो सकता है, कंट्राडिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन वो कंट्राडिक्शंस मुकदमे के जो पूरे का पूरा शवाहद का स्ट्रक्चर है, एविडेंस स्ट्रक्चर है, अगर वो उसको मुतासर ना कर रहा हो वो कॉन्ट्राडिक्शन, तो फिर उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। और जैसा हमने कहा कि इस केस के अंदर कुछ तजादात नजर आए हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, लेकिन वो तजादात नजरअंदाज किए जा सकते हैं इस वजह से कि उन तजादात की वजह से मुकदमे की जो बुनियाद है वो मुतासर नहीं हो रही, क्योंकि मुकदमे की बुनियाद दस्तावेजी शवाहद पर मबनी है और दस्तावेजी शवाहद को काउंटर करने के लिए किसी तरह का कोई काउंटर आर्गुमेंट ना डेवलप किया गया, न ही उन दस्तावेजात को मुस्तरद कराने के लिए कुछ ऐसा रिकॉर्ड अदालत के सामने इमरान खान की लीगल टीम लेके आई जिसकी बिना पर इन तमाम दस्तावेजी शवाहद को नजरअंदाज किया जाए। जैसा हमने इस बात का भी
जिक्र किया और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का हवाला दिया कि ये जो इब्तदाई तौर पर जो मुआहदा है वो सामने आता है 2019 के अंदर, और 2019 में उस वक़्त के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं बानी पीटीआई और मलिक रियाज, एक मुआहदा उसके अंदर होता है। और फिर ये जो अल-कादर ट्रस्ट केस है ये उस वक़्त मंजर आम पर आता है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 460 अरब रुपए का जुर्माना मलिक रियाज को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसी वो जो 460 अरब रुपए का जुर्माना था, ये जो 190 मिलियन पाउंड आए, इसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराया गया ताकि मलिक रियाज साहब इसको अपना जो है वो जुर्माने के तौर पर जमा करा दें। यानी चोर से माले मसरूका बरामद हुआ तो वो माले मसरूका जो है वो मालिक को वापस करने की बजाय चोर को ही दे दिया गया कि जनाब चूंकि माल बरामद हो गया हूं तो लेके निकल जा, खैर है साडा खाता क्लियर हो गया। ये एक अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन थी। और इसी जजमेंट के अंदर जनाब नासिर जावेद राना साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के इसी केस के हवाले से अपनी जजमेंट का जो उन्होंने जजमेंट दी थी उसके एक पैराग्राफ को रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ने अपनी एक जजमेंट में इस बात का जिक्र किया है कि जो पैसा बैरून मुल्क से आया वो इसी तरह है कि जैक की जेब से निकालकर पॉल की जेब में डाल दिया जाए। तो ये इनफैक्ट एक व्हाइट कॉलर क्राइम की एक ऐसी मिसाल है जिसको जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का भी जिक्र किया था कि ये पैसा जो बरतानिया से नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिकवर करके पाकिस्तान भिजवाया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आना चाहिए था। इस पैसे को वफाके पाकिस्तान के अकाउंट में जाना चाहिए था और इस पैसे का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आना ही बदनीयती और बददयानती का सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस पैराग्राफ की बुनियाद पर जो जजमेंट दी थी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में बेंच ने इसी जजमेंट को कोट किया है जनाब नासिर जावेद राना साहब ने, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस नुक्ते का इजहार किया वो नुक्ता इस ट्रायल के अंदर इस्टेब्लिश होता है कि जो पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिए था वो पैसा उस मुल्जम के अकाउंट में गया जिस पर इस बात का इल्जाम था कि उसने पाकिस्तानी अवाम का पैसा चोरी किया। यानी चोरी के पैसे से उसने अपना जुर्माने की रकम अदा कर दी। यानी एक ही काम दो मर्तबा उससे रियासत पाकिस्तान को चूना लगाने की कोशिश की। वो लोग जो ये बात का जिक्र करते हैं कि जनाब रियासत का क्या नुकसान हुआ, रियासत का ये नुकसान हुआ कि ये जो पैसे मलिक रियाज ने जुर्माने की शक्ल में देने थे, मलिक रियाज ने वो जुर्माना अदा करने से ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि 190 मिलियन पाउंड्स की रकम जो एनसीए से आई थी उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से अपने बिजनेस को वाइंड अप कर दिया, बैरिया टाउन को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया और उसके बाद जनाब अपना बोरिया बिस्तरा समेट के वो दुबई शिफ्ट हो गए और दुबई में अपना बैरिया टाउन भी बना रहे हैं और बैरिया टाउन का हेड ऑफिस भी दुबई में एस्टैब्लिश कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान से जो जो कुछ उन्होंने समेटना था वो समेट लिया और समेटने के बाद वो सारे का सारा पैसा लेकर बैरून मुल्क चले गए। ये इस बात का सबूत है कि वो जो 460 अरब रुपए का खतीर जुर्माना मलिक रियाज ने पाकिस्तान के खजाने में जमा कराना था, महज उसका मेरा ख्याल है कि 25 या 30% हिस्सा है जो मलिक रियाज ने पाकिस्तान के अंदर जो जुर्माने की मद में अदा किया। उसके बाद उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट किया, हाथ झड़े और वो निकल गए। और इस उनके निकल जाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इमरान खान के इसी मुआहदे ने अदा किया। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस केस की जजमेंट में वो है फराग गोगी। अब जहां तक फराग गोगी का मामला है तो उसमें जो ऑडियो रिकॉर्ड्स का जिक्र है जिसमें ये जो है 5 कैरेट की अंगूठी और इस तरह की जो चीजें सामने आ रही थी, एक ऑडियो लीक का हवाला भी जजमेंट में मौजूद है। अगरचे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि चूंकि वो मुलजमा जो है वो अभी तक पुलिस की कस्टडी में नहीं आई, ना ही इस बात की अभी तक कोई तस्दीक की जा सकी है कि जनाब वो ऑडियो वाकईतन ये जो है हीरे की अंगूठियां मांगी गई थी या नहीं, क्योंकि मलिक रियाज ने भी इस ट्रायल में हिस्सा नहीं लिया, फराग गोगी ने भी इस ट्रायल में हिस्सा नहीं लिया, जुल्फी बुखारी ने भी नहीं लिया और शहजाद अकबर ने भी नहीं लिया। लिहाजा इन चारों मुल्जमान के हवाले से उनको इश्तिहारी करार दिया गया, उनकी जायदाद को जब्त करने का ऑर्डर दिया गया और उसके बाद इस बात का भी जिक्र किया गया कि जनाब इनको पकड़कर वापस पाकिस्तान लाया जाए ताकि इनके खिलाफ जो ट्रायल है वो आगे चल सके। अब फराग गोगी के हवाले से बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान ने बरतरफी के बाद जैसी उनकी वो जो थे तहरीक अदम एतमाद हुई थी उन पर, उसके बाद इमरान खान ने जैसे वो मुल्क से
बाहर गई थी फराह गोगी, तो अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फराह गोगी को उन्होंने डिफेंड किया था। अब अगर फराह गोगी बकौल इमरान खान के ये सारे का सारा जो केस है झूठ पर मबनी है, तो बुलाएं फराह गोगी को। फराह गोगी बुशरा बीबी की एक कॉल पर आएगी वापस, कहें उसको आए और आगे ट्रायल का सामना करे। नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये इस चेन की कमजोर कड़ी है जो सब कुछ उगल देगी। लिहाजा उनके लिए भी उसी टाइम का तयन किया जाएगा जब उनके लिए हालात बेहतर होंगे। बज़ाहिर ये जो केस की जजमेंट है, मुझे इसमें ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान साहब के लिए या बुशरा बीबी साहिबा के लिए इसमें बचने का कोई ऑप्शंस मौजूद हो। मसला इसके कि टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर इस केस को लड़ा जाए, जैसे सलमान सफदर साहब ने साइफर को सिर्फ इस बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से टेक्निकल बुनियादों पर इस केस को खत्म कराया था कि जनाब जिस जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम जिस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर है वो रिकॉर्ड पे नहीं है, साइफर को रिकॉर्ड पर लेके आए तभी पता चलेगा कि जनाब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है या ये नहीं हुई। ये जानते हुए कि साइफर का जो कोडेड डॉक्यूमेंट है उसको मंजर आम पर नहीं लाया जा सकता। सलमान सफदर ने इसी एक बुनियाद की, इसी एक जो है वो नुक्ते की बुनियाद पर इमरान खान को साइफर से बरी कराया था। अब इसी चक्कर के अंदर के नाम नासिर जावेद राणा साहब को जो है वो 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी जो उनके खिलाफ इस वक्त बयानिया बनाया जा रहा है कि जनाब उनको जो है वो मिसफिट करार दिया गया था, लेकिन सईद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है। उन्होंने इस ट्वीट के अंदर बताया कि जनाब ये आधा हिस्सा बयान किया जा रहा है। उनको हटाया जरूर गया था, लेकिन फवाद चौधरी साहब के जो अंकल थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने तहकीकात करके जनाब नासिर जावेद राणा साहब पर ये जो बार था उसको हटा दिया था, उनको बेगुनाह करार दिया था और उनको दोबारा जज इनिस्टेट कर दिया था। लिहाजा ये कहना कि जनाब उनको महज एक दबाव का टैक्टिस है, इसके अलावा कुछ नहीं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटा दिया था, नहीं हटा दिया था। ये जो जजमेंट है इंपॉर्टेंट भी है और इसमें अदालत ने जिन पॉइंट्स को इस्टेब्लिश किया है वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। देखना यह है कि हाई कोर्ट के अंदर इस केस को किस तरीके से लेके आगे बढ़ा जाएगा। वही सबसे इंपॉर्टेंट सीन होगा कि इमरान खान की लीगल टीम किस तरीके से इस केस को का डिफेंस करती है। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।